Hello students, once again this is Vishal Kulshrestha from Perfect Tutorials। आज हम फिर से आपके लिए एक फिजिक्स का बहुत ही अच्छा चैप्टर जो जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस। ठीक है, ये पिछले चैप्टर से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मोशन के नाम से आप मोशन चैप्टर पे मत चले जाइएगा, ये उससे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है फोर्स, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स जनरली हम सब जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, एनी पुल और पुश। अगर हम किसी चीज को खींचें या किसी चीज को धक्का दें तो वो क्या है, वो फोर्स कहलाता है। तो फोर्स इज अ क्या है, फोर्स इज अ पुश और पुल। ठीक है, फोर्स इज द पुश और पुल। ठीक है, और ये पुश और पुल क्या है, ये एक एक्सटर्नल एफर्ट है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल effort in the form of push और पुल। ठीक है, पुश और पुल की फॉर्म में एक जो एक्सटर्नल एफर्ट लगता है वो फोर्स कहलाता है। अच्छा, इस फोर्स से होता क्या है, ठीक है, इससे क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं। दैट चेंजेस, क्या चेंजेस होते हैं, ठीक, या तो ये चेंज कर देते हैं या करने की कोशिश करते हैं। दैट चेंजेस और ट्रेंड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड्स बोलेंगे। ठीक है, ट्रेंड्स टू चेंज, या तो वो चेंज कर देते हैं या चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, द स्टेट किसकी चेंज करते हैं या ट्रेंड टू चेंज करते हैं, द स्टेट ऑफ मोशन, द स्टेट ऑफ मोशन, उसके मोशन की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसकी मोशन, किसी बॉडी की, ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो ऑफ ए बॉडी, भाई कोई मोशन में तो उसको फोर्स से हम रोक सकते हैं। कोई अगर रेस्ट पोजीशन पे कोई बॉडी है तो हम उसको फोर्स अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, उसको मोशन में ला सकते हैं। या हम उसका क्या कर सकते हैं, और डायरेक्शन, हम उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं ऑफ अ बॉडी। ठीक है, ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं या उसके मोशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम मान लें कोई बॉडी है जिसका कि मास m है, उस पर अगर हम एक फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, जब कभी भी फोर्स अप्लाई करते हैं मास बॉडी पर तो एक एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक, अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट, तो इसकी SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, जिसको N से प्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, और इसकी CGS यूनिट क्या होती है, डाइन। डायन नहीं भाई, घबरा जाओगे, ये डाइन। ठीक है, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, 10 टू द पावर 5 डाइन। कई बार क्या होता है, वो पूछ लेता है कि डाइन में आंसर दो, तब हम उसके लिए जो भी 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन आंसर निकला उसके साथ हम प्रोडक्ट कर देंगे इसका डाइन में, या फोर्स की वैल्यू डाइन में दे रखी है तो 10 टू द पावर 5 का हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए, पॉज लगाइए। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वो नोट कर लिया होगा मोशन फोर्स क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं
और इसका सेकंड टॉपिक शुरू करते हैं, और ये होता है आपका मोमेंटम। क्या होता है? मोमेंटम, या इसको हम लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। ठीक है, लीनियर मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? ये सिंपल मैथमेटिकली दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ मास and velocity of a body is called momentum। ठीक है, सिंपल। ठीक, तो P इज इक्वल टू क्या हुआ? mv। ठीक, यहां पर ये जो एरो लगे हुए हैं, एरो आप लोग याद रखिएगा, ये हमेशा वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर लगाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ना कि स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी वो होते हैं जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों पता होते हैं। क्लियर? तो अब इसकी अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट क्या होगा इसका? देखिए, मास का क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा, वो आ जाता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? बेसिकली बेटा ये एक टेंडेंसी होती है। टेंडेंसी क्या, हम इसको बोलेंगे इसकी इनेबिलिटी होती है। ठीक है, इनेबिलिटी मतलब जो मतलब कोई काम नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से कोई चीज हो रही है। ठीक, जैसे आपको रोटियां बनाना नहीं आता है, तो आप जब रोटी बनाओगे तो क्या होगा? वो टेढ़ा मेढ़ा भारत का नक्शा बनेगा, है टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा पूरा। तो वो टेढ़ा मेढ़ा आपकी टेंडेंसी नहीं है, वो आपकी इनेबिलिटी है रोटी बनाने की। ठीक है, सिमिलरली ये भी इनर्शिया क्या है? ये एक इनेबिलिटी है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि इट इज द टेंडेंसी भी कह देंगे, ये टेंडेंसी है, या इसको हम क्या बोलेंगे? इनएबिलिटी। ठीक है, टेंडेंसी या इनएबिलिटी किसकी है ये? ऑफ ए बॉडी to change in state to change in state of motion by itself, ठीक, चेंज इन मोशन और बाय इटसेल्फ। अच्छा, और ये जो इनर्शिया है ये किस पर डिपेंड करती है? ये उस बॉडी के मास पर डिपेंड करती है। तो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगर हम बात करें इनर्शिया की, तो इनर्शिया कितनी तरह की होती है? ये बेटा 3 तरह की होती हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो पहली इनर्शिया जो होती है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जो इनर्शिया इनेबिलिटी होती है। ठीक है, सेकंड हो जाती है इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, और थर्ड जो होती है वो होती है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। इसको समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इसको समझ लेते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। देखो बेटा, एक्चुअली होता है क्या, अगर हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करें, जैसे सपोज करिए आप किसी व्हीकल पे बैठे हुए, आप किसी पापा के पीछे बाइक पर बैठे हुए, अभी क्या होगा
पापा ने गाड़ी को स्टार्ट किया और उसका एकदम एक्सेलरेटर दे दिया, जूम, और आपकी जो बाइक की स्पीड है वो 0 से तुरंत 20 या 30 पर पहुंच जाती है। अभी क्या होगा, जब आप रेस्ट पोजीशन पे उस पर बैठे हुए हो तो आपकी बॉडी भी रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। अब जैसे ही आप सपोज करिए बाइक है, आप इस पर बैठे हो, ये रेस्ट पोजीशन पे, तो आपकी बॉडी भी रेस्ट पोजीशन पे होती है। जब आपके फादर उसको एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेटर देते हैं, तो होता क्या है कि ये मोशन जो होता है ये तो आपका आगे बढ़ता है। जब ये व्हीकल आगे बढ़ेगा तो आपके टच, जो बॉडी का पार्ट जो व्हीकल से टच है वो भी आगे बढ़ेगा, लेकिन आपके ऊपर का जो हिस्सा होता है वो रेस्ट पोजीशन पे रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप एकदम पीछे की ओर आते हो, ठीक है। ये ड्यू टू द रेस्ट है, ये इनेबिलिटी है बॉडी की, वो एक साथ साथ नहीं चल सकती, ये टेंडेंसी है बॉडी की, ये एक साथ साथ नहीं चल सकती है। इसलिए रेस्ट पोजीशन में होने की वजह से क्या होती है, ये पीछे की ओर रह जाएगी और नीचे आपकी बॉडी का निचला हिस्सा जो बाइक से लगा हुआ है, यानी कि आपकी कमर से नीचे का हिस्सा, वो मोशन के साथ में आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो ये तो हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर हम बात करें इनर्शिया ऑफ मोशन, सेम यही कंडीशन, जब ये मोशन में तो आपकी बॉडी भी मोशन में होगी। अगर वो ब्रेक लगाते हैं तो क्या होगा, आपकी नीचे वाला हिस्सा तो रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है और आपका ऊपर वाला हिस्सा, कमर के ऊपर का हिस्सा मोशन में रहता है। उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी बॉडी जो ऊपर की है, यानी कि कमर के ऊपर का हिस्सा है, वो आगे की ओर बेंड हो जाएगा, एंड दैट इज नोन एज द इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, नाउ द थर्ड वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपके पापा जा रहे हैं, आपने टकरा, आपके पापा ने क्या किया, टकरा से लेफ्ट टर्न कर दिया, टचा, और आपकी बॉडी क्या होगी, तुरंत उसको, ये नीचे का हिस्सा लेफ्ट टर्न कर जाएगा, लेकिन ऊपर का हिस्सा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा था वो क्या होगा, उसको बैलेंस करने के लिए राइट टर्न करेगा। यानी कि डायरेक्शन, अगर आपकी व्हीकल लेफ्ट मारेगा तो आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट राइट हो जाएगा। अगर वो राइट लेंगे तो आपकी बॉडी लेफ्ट हो जाएगी। ये क्या कहलाता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहलाता है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, पॉज लगाइए। ओके, मैं समझता हूँ आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसमें टॉपिक है, बेसिकली लॉज ऑफ मोशन। अभी हमने फोर्स के बारे में पढ़ा और थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशंस के बारे में समझा, इनर्शिया वगैरह, ठीक है। अभी हम प्रॉपर तरीके से लॉज ऑफ मोशन में चलेंगे। अब बेटा ये जो लॉज ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ पर हमको एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने हर सब्जेक्ट में अपना योगदान दिया है और आपको पढ़ने के लिए मटेरियल दिया है। आप ऊपर वाले से दुआ करो उनके कुत्ता डायमंड के लिए, जो उनका डॉग था, पेट था, तो उसने उनके 72 पेजेस की फाइल जला दी। अदरवाइज आप कुछ और टॉपिक्स में उनके बारे में पढ़ रहे होते और आपका सिलेबस थोड़ा सा और बड़ा हो गया होता। तो हम यहाँ पर बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इन्होंने, न्यूटन जी ने इसमें 3 लॉज दिए हैं, ठीक है, जो रेस्पेक्टिवली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ के नाम से ज़्यादा फेमस है। इनका जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, तो लिख लेते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो साथ में जाना जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इनर्शिया के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन्स का, वो लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि इसके बारे में अगर हम बात करें तो कोई भी बॉडी है वो कंटिन्यूअसली उसी स्टेट में रहेगी, चाहे वो रेस्ट में है, चाहे वो मोशन में है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। जो मोशन जो है उसका स्ट्रेट लाइन में है, ठीक, तो वो तब तक उसी पोजीशन में रहेगी जब तक कि एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। कोई भी चीज, ठीक है, चाहे वो स्टेट रेस्ट पोजीशन में है, रेस्ट स्टेट पर है, चाहे वो मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, ये तब तक वैसे ही रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो लिख लेते हैं इस पे, क्या है लॉ ऑफ इनर्शिया, क्या कहता है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, कहता है एवरी बॉडी इज
कंटिन्यूअस, कोई भी बॉडी कंटिन्यूअस रहती है कब तक, टू बी इन द state of rest or uniform motion in a, कैसे, स्ट्रेट लाइन में, इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन हो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन होता है तब, कब तक, अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि, अनलेस एंड अनटिल एनी, कोई भी, एनी एक्सटर्नल, बाहर का, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड क्यों कह रहे हैं भाई इसको? अनबैलेंस्ड इसलिए कहा जाता है कि हमको नहीं पता है कि अगर उसको मोशन में है या वो रेस्ट पर है तो उस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर वो मोशन में है तो किस फोर्स से अप्लाई करके उसको हम जो है मोशन में चल रही है, वो हो सकता है हमारा फोर्स कम हो या हो सकता है हमारा फोर्स ज़्यादा हो लगे हुए फोर्स से बॉडी के ऊपर, तो इसलिए उसको हम अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे, ठीक है। इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। ये तुम्हारा क्या था है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसको मैं साइड से हट रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। पॉज लगा लिया, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं बेटा। अभी क्या है, फर्स्ट के बाद सेकंड आना चाहिए, लेकिन मैं पहले आपको कराता हूं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बाद फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तब सेकंड लॉ ऑफ मोशन शुरू कर देंगे, ठीक है। क्या है थर्ड लॉ ऑफ, ये तो सबको तकरीबन पता ही रहता है? हाँ बोलो भाई, आप लोगों को पता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। यही थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। ये सिंपल, इस पे बहुत सारी चीज़ें, कोई अगर F1 है, ठीक है, तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। इस पे बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाते हैं, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं बेटा। तो ये जितना छोटा दिखता है ना, ये उतना ही छोटा है, ठीक। इस पे ये आप ये समझिए कि रॉकेट का उड़ना, आपका पैदल चलना, ठीक है, ये सारे के सारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ही आ जाता है, ठीक है। तो इतना ये छोटा सा दिख रहा है, लेकिन ये इतना छोटा नहीं है, ये बहुत अंदर तक घुसा हुआ है, ठीक है। इसकी ज़मीन के अंदर ये गहराई में ज़्यादा है, ज़मीन के ऊपर कम दिखता है, ठीक। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम आगे शुरू करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आप पॉज लगाकर लिख लेंगे थर्ड लॉ, ठीक है। F1 इज इक्वल टू माइनस F2, पॉज लगाइए, लिख लीजिए। आपसे बिना कहे मैंने इसको इरेज करना शुरू कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब आपने पॉज लगा दिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये क्या कहता है, ये मोमेंटम के ऊपर होता है भाई। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज of momentum, the rate of change of momentum is directly proportionate to force, किसके, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है।
ठीक, एंड इज डायरेक्टेड एज दैट ऑफ फोर्स, एंड इज डायरेक्टेड एज दैट ऑफ फोर्स, एज दैट ऑफ फोर्स। ये आपका क्या है, ये आपका सेकंड लॉ है। ठीक है, अभी सपोज करिए कोई बॉडी है, ठीक, एम, इस पर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है जिससे अभी इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी से फोर्स अप्लाई करके इसमें एक मोशन दे दिया जाता है और ये बॉडी मोशन की वजह से आपकी यहाँ पर पहुँच गई। अब इसका मास कितना होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। वेरी गुड। अरे भाई मास थोड़ी ना चेंज हो रहा है मास तो इसका वही है, केवल क्या चेंज होगा, इनिशियल वेलोसिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी में। तो ये क्या हो जाएगा, v कहलाएगा। तो अगर हम मोमेंटम की बात करें तो P1 यहाँ पर क्या होगा, m इंटू यू। ठीक है, आपने पीछे पढ़ा भी था, मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, तो आप जो है यहाँ तक नोट करें और उसके बाद आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा साइड से हटता हूँ, उतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द रेट ऑफ चेंज। देखो बच्चों, जब कभी भी रेट की बात हो जाए यानी कि वो पर यूनिट टाइम की बात हो रही है, ठीक है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं पर यूनिट टाइम। ये क्या लिखा है, चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या कह रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू चेंज इन, यानी कि चेंज को हम डेल्टा से शो कर सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन टी। क्लियर, नाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू व्हाट, P1 क्या होता है, चेंज P2 माइनस P1। ठीक है, P2 माइनस P1 अपॉन टाइम। क्लियर, अभी P2 क्या था आपका, अभी P2 है आपका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टाइम। क्लियर, नाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन टी। क्लियर, अब हम इसके प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो f इज इक्वल टू, जब कभी भी प्रोपोर्शनेट का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो के एम वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, यहां पर k क्या है, प्रोपोर्शनेट, k इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनेट। ठीक है, और k कितना है, तकरीबन इक्वल टू 1 होता है। तो अगर इक्वल टू 1 की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू k, 1 है तो 1 लगा देंगे तो 1 इंटू दिस क्या होगा, यही वैल्यू रहेगी। तो क्या रह जाएगा, m v माइनस यू अपॉन टी। अच्छा बच्चा एक बात देखो, ये v इतना पोर्शन, ठीक है, ये अगर आपने देखा होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, देन v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी और a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ये वाला पोर्शन सेम है ना, v माइनस यू अपॉन टी। तो हम इतने पूरे पोर्शन की जगह क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो दैट्स बिकम क्या, f इज इक्वल टू एम ए। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हुई, एम ए हुई। क्लियर, इसको नोट कर लो। इस तरह से आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो खत्म होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपके न्यूटन्स के आपके करा दिए मैंने। अब हम अपना नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे, तब तक इसको ढंग से देखिए क्योंकि आगे इसमें ये लॉज यूज होंगे। ठीक है, आगे जो टॉपिक आएगा आपका उसमें ये लॉ आपके यूज होंगे, इसलिए ये आप ढंग से तैयारी करें
और अगली वीडियो का वेट करें और कमेंट में ज़रूर करिएगा कि आपको ये वीडियोस कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। कोशिश की है कि आपको इजी शब्दों में और काफ़ी कुछ और कम स्पेस में कम टाइम लेते हुए आपको काफ़ी कुछ सिखाया जाए। ठीक है, ओके देन बाय बाय।